हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसा हैं? हाँ, आप लोग अच्छे हैं कि नहीं? और हाँ, आप लोग पढ़ाई को कैसे कर रहे हैं? बेहतरीन तरीके से करिए, काहे कि आप लोगों को यही पढ़ाई आगे जीवन भर काम में आने वाला है। और आपको पता होगा कि हम लोग ग्रोथर्स क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है, इस पर बेहतरीन बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं कि चीज़ों को देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको और भी जगह पे मिलने वाले हैं, जिसके बारे में हम अंत में बात करेंगे। और लेकिन हाँ, आपको सबसे पहले बस एक ही काम तो करना होता है। क्या करना होता है कि आप अपने अंगूठे को उठाते हैं और यहाँ पर एक लाइक का क्या होता है, एक बटन होता है, उस पर जाके आपको क्या करना था, प्रेस करना होता है। ठीक है। और साथ ही साथ आप इसको क्या करते हैं, आप इसे अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको जितने भी वीडियो होंगे वो सभी आपको देखने के लिए लगातार मिलते जाएंगे। और आप अगर नोट बना लिए तो भाई साहब, आपकी जीवन क्या हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से कटेगा स्टूडेंट लाइफ का जीवन। और आप अपने स्कूल में राजा बन करके बैठेंगे। कैसे बन करके बैठेंगे? राजा। जब टीचर कोई पढ़ाएगा तो आपको तो भाई पहले से आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग कहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, आप लोग ग्रोथ अस मतलब कि ग्रोथ करके जा रहे हैं, आप ग्रोथस क्लासेस के पास से जा रहे हैं। ठीक है। तो आपको पता होगा कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से समझने का काम किया था, और हमने समझाने का भी काम किया था। और इसी चैनल पर और भी टीचर हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, वो भी समझा रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे समझ भी रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर और देखते हैं कि आज जो आपका क्लास है ये आपका प्रश्नावली है ना। आपके चैप्टर 1 का क्या है, प्रश्नावली है। इसलिए क्या करना है कि अब हम लोग क्लास को आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे प्रश्नावली में दिए हुए हैं, और ये समझने का भी हमें क्या करना है, काम करना है। तो भाई आपको दिख रहा होगा क्लास 9 अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है। और आपको यहाँ पता होगा कि डाउनलोड ग्रोथस क्लासेस एप्लीकेशन ऑन प्ले स्टोर। कहाँ करना है भाई साहब? प्ले स्टोर पर जा करके, और वहाँ पे भाई साहब एक काम जरूर करना, मत भूलना, 5 रेटिंग देकर के ही जाना। कितना रेटिंग देकर जाना आपको? 5 रेटिंग को देकर जाना है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और क्लास को करते हैं। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में क्या करना है, परिवर्तित करना है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे केल्विन में दिया गया है और आपको बदलना किस में है, तो डिग्री सेल्सियस में आपको क्या करना है, बदलना है। आपको एक बात बता दें कि अगर आपको यहाँ पे हम एक बात लिख रहे हैं कि अगर किस में दिया हुआ है, अगर आपको केल्विन में दिया हुआ है, किस में, अगर केल्विन में दिया हुआ है और इसे बदलना किस में है, इसे बदलना है आपको डिग्री सेल्सियस में। किस में बदलना है आपको? डिग्री सेल्सियस में क्या करना है, बदलना है। ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस में आपको क्या करना है, बदलना है। तो आपको करना क्या होता है, तब आपका होता है डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा केल्विन माइनस 273। क्या होता है? केल्विन माइनस 273। ये आपका क्या होता है, ये आपका रूल होता है, ये आपका सूत्र होता है। अगर आपके पास किसी में दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है और डिग्री सेल्सियस में क्या करना है, आपको बदलना है, तो आप करेंगे क्या, तो आपको करना होता है केल्विन में से अगर 273 को हम माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, तो आपके पास डिग्री सेल्सियस आ जाता है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है 300 केल्विन। क्या दिया हुआ है? 300 केल्विन। इसे बदलना किस में है, तो डिग्री सेल्सियस में क्या करना है, बदलना है। तब क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे डिग्री सेल्सियस बराबर कितना दिया हुआ है, 300। कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन दिया हुआ है। इसमें से घटाएंगे कितना, 273। कितना घटाएंगे? 273 घटा देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस आपके पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे, केल्विन में से 273 को क्या करेंगे, घटा देंगे, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है, ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है बेहतरीन लग रहा होगा। और आपको बेहतरीन काहे नहीं लगेगा, क्योंकि पढ़ा तो हम लोग रहे हैं ना, तो बेहतरीन आपको लगना भी जरूरी है। चलिए अगला दिया है कि 573 केल्विन को किसमें बदलना है, तो भाई साहब डिग्री सेल्सियस में बदलना है। करेंगे क्या, कुछ नहीं, बस यही करना होता है कि डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है भाइयों, तो
273, अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 273, क्या हो जाएगा, माइनस 273 हो जाएगा। यही होता है ना, क्या हो जाएगा, 273। तो कितना हो जाएगा भाइयों, तो यहाँ हो जाएगा 5 में से 2 गया 300, कितना डिग्री सेल्सियस, तो आप बोलेंगे सर ये तो आपका 300 डिग्री सेल्सियस आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर बन करके तैयार हो जाएगा। आपके एग्जाम में आता भी है, पूछा भी जाता है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो मात्र कुछ नहीं करिए, केवल यही याद रखिए कि 273 घटा देना है। ओके, चले आगे आगे चलते हैं। और अगला आपके पास सवाल दिया गया है कि डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपको सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करिए ना। अभी तक आपने क्या किया था, अभी तक आपने केल्विन को क्या किया, आपने डिग्री सेल्सियस में बदला। क्या किया, केल्विन को किस में कन्वर्ट किया, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको डिग्री सेल्सियस से क्या करना है, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, आराम से, कुछ नहीं करना होता है, बस इसका रूल बहुत ही आसान होता है। वहां पर माइनस किए थे, यहां पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो करेंगे डिग्री सेल्सियस प्लस 273, क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यहाँ से आपका आसान से आपके आराम से आपके क्या निकल जाएंगे, यहाँ से आपके केल्विन में मान निकल जाएगा। तो चलिए पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेंगे कि हमें अगर केल्विन में बदलना है तो क्या करना है भाइयों, तो करना क्या है कि आप यहाँ पे करेंगे 25 प्लस कितना, 25 प्लस 273, 25 प्लस 273। अब जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो 3 और 5 कितना होता है, तो बोलेंगे 8 होता है। 7 और 2 कितना होता है, तो भाई होता है 9 होता है। और यहाँ पे 2 है तो क्या करेंगे 298 केल्विन। कितना प्राप्त हो गया भाई, यहाँ पर आपके पास 298 केल्विन। अरे जोड़ किसको नहीं आता है, जोड़ने नहीं आता है, यहाँ बताओ तो तुम लोग 9 में चले गए हो ना, जोड़ने नहीं आता है, बस जोड़ना घटाना तो करना है यहाँ पर, और कुछ करना है का, कुछ नहीं करना है ना, बस जोड़ते रहिए। ठीक है, चलिए इसको करेंगे तो क्या करना है, बस वही केल्विन में बदलने के लिए करना क्या है, तो भाई बस यही इतना करना है कि 373 दिया हुआ है और जोड़ना कितना है, 273 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 273 आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। अब जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो जोड़िए, जोड़ने में क्या है, 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। 7 और 7 कितना होता है, 14 के 4 होता है। 2 और 3 5 और 1 6, ये क्या हो जाएगा, इतना केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना केल्विन, 646 केल्विन। तो क्या आपको समझ में आ गया कि आपको अगर क्या करना है, अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देना है, और अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो 273 घटा देना है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं और अगला जो सवाल है वो क्या दिया हुआ है इसको समझते हैं। आपके पास सवाल है कि निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण लिखिए। जो आपका जो दिया है सवाल, इसका कारण लिखिए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बोला गया है कि नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना क्या होता है, अदृश्य हो जाता है। मतलब आपको पता होगा कि नेफ्थलीन जो होता है वो एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है। इसे अगर हम कुछ समय के लिए अगर हम बाहर रख देते हैं तो ये आपका द्रव नहीं बनता है, बल्कि सीधा गैस बन जाता है। तो भाई क्यों बन जाता है, तो अगर आपके पास माइंड होगा और अगर माइंड में हमारा बात अगर फिट किया गया होगा तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि अमोनियम क्लोराइड, कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन, इन चारों के बारे में मैंने बताया था कि ये चारों ऊर्ध्वपातन होते हैं। क्या होते हैं, ऊर्ध्वपातन होते हैं। मतलब ये है कि ये आपके ऐसा होता है कि कोई भी ठोस बिना द्रव में बदले ही क्या होता है कि ये डायरेक्ट गैस बन जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यही बात है कि नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ को छोड़े बिना, भाई क्या करेगा कि ठोस पदार्थ को छोड़ेगा ही नहीं, बिना छोड़े अदृश्य हो जाता है। भाई भगवान बन जाता है। क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, क्योंकि उसका आसानी से ऊर्ध्वपातन हो जाता है। क्या हो जाता है, क्योंकि उसका क्या होता है, आसानी से क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। इसके कारण नेफ्थलीन ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में आसानी से परिवर्तित हो जाता है।
तो क्या समझ में आया आपको कि जब नेफ्थलीन होता है ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया को करता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये सीधा क्या होता है कि ठोस से गैस बन जाता है, इसलिए ये आपके ठोस से डायरेक्ट अदृश्य हो जाता है। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगला सवाल दिया हुआ है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। हमारे नाकों में जो इत्र की गंध होता है वो दूर अगर बैठे रहेंगे, अगर कोई बगल से अगर गुजर जाएगा तो पता चल जाता है कि भाई उसने इत्र जरूर लगाया होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो विसरण की गति होती है ना बहुत तेजी होती है। इसका क्या होता है, जो विसरण की जो गति होती है क्या होता है, बहुत ही तेज होता है। ठीक है, अब देखिए यही बात बोल रहा है कि इत्र में उच्च स्तर पर वाष्पीकरण होता है। इत्र में क्या होता है, उच्च स्तर पर क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। इसलिए क्या होता है, और यह हवा में इसका जो विसरण है बहुत तेजी से, हवा में क्या होता है, इसका जो विसरण है बहुत तेजी से होता है, इसलिए हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे नाकों में पहुंच जाती है। ठीक है, इत्र में उच्च स्तर पर क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, और हवा में इसका जो विसरण है ना ये क्या होता है, बहुत ही तेजी से होती है। इसलिए इत्र की जो गंध होता है हम चाहे जितने दूर बैठे रहेंगे वो क्या होता है, हमारी नाकों में आराम से पहुंच जाती है। जैसे कि कुंभकर्ण के नाकों में तो इंसान भी पहुंच जाते थे क्योंकि इसकी नाक ही इतनी जबरदस्त तरीके से बड़ा था। ठीक है, तो इत्र भाई समझ आ गया अच्छे से कि वाष्पीकरण की स्थिति क्या होती है, बहुत तेजी होती है, हवा में इसका विसरण गति बहुत तेज होता है, इसलिए हमारे नाकों में आसान से पहुंच जाता है। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित पदार्थों को उसके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि निम्नलिखित जो पदार्थों के उसके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित क्रम लिखिए। तो इसमें बोल रहा है कि जो इसमें है ना, इसके जो कण की जो है ना, किसमें ज़्यादा क्या होगा, आकर्षण बल होगा। ठीक है, बढ़ते हुए लिखना है, घटते हुए नहीं, बढ़ते हुए। तो आपको बता दें कि जो गैस के जो अणु होते हैं ना वो बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं। गैस के अणु क्या होते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका गैस है। गैस के अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इसके बाद आपके पास ये क्या है, ये आपको मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका द्रव है। क्या है आपके, ये आपके द्रव है, मतलब लिक्विड है। ठीक है ना। इसके बाद आपके पास चलिए ये क्या है, तो ये आपके पास क्या है भाई साहब, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सॉलिड मतलब ठोस है। ठीक है ना। तो अब मुझे आप ये बताइए यहाँ पर कि इसमें से सबसे अधिक क्या होगा, आकर्षण बल किसमें होगा, जिसके अणु ज़्यादा पास पास होंगे, ज़्यादा सटे सटे होंगे, उसकी आकर्षण बल बहुत अधिक होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे चीनी क्या है, कहने का मतलब यहाँ पे चीनी क्या है, तो कहेंगे भाई साहब कि चीनी ठोस है। चीनी क्या है, चीनी ठोस है। फिर जल क्या है, तो जल क्या है, लिक्विड है। जल क्या है, जल आपका लिक्विड है। फिर आपका ऑक्सीजन क्या है, आपका क्या है, आपका ऑक्सीजन क्या है। तो आपको पता है कि भाई साहब ऑक्सीजन क्या होता है, तो ऑक्सीजन आपके पास क्या होता है, ये आपका गैस है। तो किसमें सबसे अधिक आकर्षण बल होगा, तो कहेंगे पहले चीनी में। पहले किस में होगा, पहले चीनी में होगा, फिर किस में होगा, फिर आपके जल में होगा, फिर किस में होगा, फिर आपके ऑक्सीजन में होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पहले आपका क्या आ जाएगा, पहले आपका चीनी आ जाएगा। पहले क्या आ जाएगा आपका चीनी। किस में ज़्यादा होगा, तो चीनी में ज़्यादा होगा। ठीक है ना। पहले चीनी में ज़्यादा, फिर किस में, फिर जल में ज़्यादा, फिर किस में, फिर आपके ऑक्सीजन में। तो सबसे कम आकर्षण बल किस में, ऑक्सीजन में, फिर किस में, जल में, और फिर किस में, आपका चीनी में। ओके, क्लियर। तो का बच्चा पार्टी लोग ये बात आपको समझ में आया का, हाँ, कि कैसे का हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होता है। मतलब यहाँ पे जो तापमान दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, तो इन तापमान पर जो जल का जो मतलब कि अवस्था होता है वो क्या क्या होता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जो जल का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है
तो आपका वो जल पानी की अवस्था में होता है। काहे की अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में भाई? द्रव की अवस्था में। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका पानी का पानी ही रहेगा। क्या रहेगा? ये पानी का पानी रहेगा। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। कब? अगर आपसे कोई पूछ लिया कि जल का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, तो आपको बता दे, यहाँ पर ही क्या बन जाएगा भाइयों? ये आपका यहाँ पर बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। कौन? जल। क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। कब? जब आपका 25 डिग्री सेल्सियस होगा तब। ठीक है, चलिए आगे आपको दिया है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है। कहेंगे सर जी बताइए कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पनिया है ये क्या बन जाएगा? तो भाई आपको हम बता दें कि जो पनिया है ना, ये क्या बन जाता है? ये आपका बन जाता है गैस, मतलब वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये आपका वाष्प बन जाता है। कौन? जल। आपको बता दें कि कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि आपके 25 डिग्री सेल्सियस पे द्रव तो है, ठीक है ना, और यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ तो है, लेकिन कभी कभी आपका द्रव बन जाता है। वाष्प है, कभी कभी द्रव बन जाता है। ओके, बात समझ आ गई क्या अच्छे से? तो ये चीजें आपको दिया हुआ था, तो बेहतरीन से समझाने का काम हमने किया और आप बेहतरीन से समझने का भी काम किए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। ठीक है, अगर अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे तो आपको पता है आपके यहाँ पे जो संख्या है वो बढ़ जाएगी और आपको हम लोग और बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट देने का भी काम करेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं और अगला सवाल दिया हुआ है कि पुष्टि हेतु कारण दें। पुष्टि हेतु क्या देना है आपको? कारण देना है कि कैसे। तो ध्यान दीजिए, जल कमरे के ताप पर द्रव होता है। हाँ भाई, क्योंकि कमरा का तापमान भी तो उतना ही होता है ना, कितना? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जितना जल का तापमान उतना कमरे का तापमान, तो वही बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि जल कमरे के ताप पर द्रव होता है क्योंकि इसमें तरलता होती है। जल में क्या होता है? जल में तरलता होती है। इसका क्या होता है कि इसका निश्चित आकार नहीं होता है। जल का क्या निश्चित नहीं होता है? मैंने आपको बता रखा था कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होती है। तो वही बात है कि जल कमरे के ताप पर द्रव होता है क्योंकि इसमें तरलता होती है। क्या होती है? तरलता होती है। इसका निश्चित आकार तो नहीं होता, लेकिन इसका निश्चित आयतन जरूर होता है। इसका निश्चित क्या होता है? आयतन जरूर होता है। इसलिए यह उसी बर्तन का आकार ले लेता है जिस बर्तन में इसको रखा जाता है। ठीक है, अगर हम ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का आकार लेगा, कटोरे में रखेंगे तो कटोरे का आकार लेगा, और कुछ और में रखेंगे तो कुछ और का आकार लेगा, है कि नहीं? ठीक है ना, मतलब जल का क्या नहीं होता? तो जल का अपना खुद का आकार नहीं होता, ये दूसरे के आकार को धारण कर लेता है। हाँ, इसका आयतन हमेशा निश्चित रहता है। ओके, चलिए अगला दिया हुआ है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होता है। अरे भाई साहब, लोहा का जो गलनांक है वो बहुत ज़्यादा होता है और कमरे का जो तापमान है बहुत कम होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि यह कठोर होता है तथा इसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि यह कठोर होता है और इसका जो आकार एवं आयतन दोनों कैसा होता है? हमेशा निश्चित होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होती है? अब भाई साहब यह कह रहा है कि बर्फ को अगर हम 273 केल्विन को अगर ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि 273 केल्विन पर बर्फ में जल की अपेक्षा कम ऊर्जा होती है। ठीक है ना, 273 केल्विन पर बर्फ में जो जल की अपेक्षा क्या होता है? ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा कम होता है। जल में आंतरिक संघनन के प्रस्तुत जो होता है क्या होता है? उष्मा होती है, ना प्रस्तुत उष्मा होती है। इसलिए 273 केल्विन पर बर्फ की तुलना में जल में शीतलता क्या होता है? अधिक होता है। आपको बता दें कि जो आपका जल है, अगर जल में देखा जाए ना तो ऊपर के परत पर क्या होता है? बर्फ जम जाता है, लेकिन नीचे के परत में जल का जल ही रहता है। ठीक है ना, तो वही बात कर रहा है क्योंकि 273 केल्विन पर बर्फ में जल की अपेक्षा कम ऊर्जा होती है क्योंकि जल में अतिरिक्त
संगलन, अतिरिक्त क्या होता है, संगलन की क्या होती है, प्रसुप्त उष्मा होती है। ठीक है ना। 273 केल्विन पर बर्फ में जल की अपेक्षा कम ऊर्जा होती है, क्योंकि जल में आंतरिक संगलन की प्रसुप्त उष्मा क्या होती है। इसलिए क्या होता है कि 273 केल्विन पर जो बर्फ की तुलना में जल की शीतलता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ओके, समझ में आया बात को। तो चलिए, अगर समझे होंगे तो आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में से जलने की तीव्रता सबसे अधिक किसमें हमें क्या होता है, महसूस होती है। तो आपको बता दें कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में अधिक ऊर्जा होती है। अभी एक जल जो है वो उबल रहा है और एक भाप बन करके उड़ रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ऊर्जा अधिक होगा। इसमें अतिरिक्त वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा भी होता है। किसमें, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में अधिक ऊर्जा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अतिरिक्त क्या होता है, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा भी होती है। किसमें, जो आपका वाष्प बनकर उड़ रहा होता है उसमें क्या होता है कि भाप के अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्यों होती है भाइयों, तो इसलिए होता है क्योंकि उसमें वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा भी होती है। ठीक, चलिए अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था को क्या करना है, परिवर्तन को नामांकित करिए। मतलब यहाँ पे देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे बना दिया। ठीक है, यहाँ लिखते हैं कितना, यहाँ लिखते हैं हम ठोस, यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ठोस। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम द्रव, यहाँ लिखते हैं हम क्या, द्रव, यहाँ लिखते हैं क्या, गैस, ठोस द्रव गैस। ठीक है, इतना चीज़ हम क्या करते हैं, लिख करके तैयार करते हैं। ठीक है, इसको मानते हैं ए। ठीक है, इसको मानते हैं हम लोग, क्या करते हैं, चलिए क्या कह रहा है कि ए न पिघलना यहाँ ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है। ठोस द्रव में पिघलना तो मतलब कि ठोस क्या हो रहा है, द्रव में परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब ए न। तो भाई साहब यहाँ पर ए नहीं होगा, ए कहाँ पर होगा, ए आपका जो होगा, ए आपका यहाँ पर होगा। ए क्या हो रहा है कि ठोस से द्रव में पिघल रहा है, इसका मतलब पिघलना। ठीक है ना। ए क्या हो रहा है कि ठोस से द्रव में बदल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पिघलना हो रहा है। फिर बोल रहा है बी, वाष्पीकरण, क्या हो रहा है, यहाँ द्रव गैस में बदल रहा है। यहाँ पर बी है, बी क्या हो रहा है कि यहाँ ठोस, यहाँ जो द्रव है क्या हो रहा है, गैस में बदल रहा है। क्या हो रहा है, द्रव गैस में बदल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वाष्पीकरण हो रहा है। ठीक है, आपके बाद यहाँ पे दे रहा है सी, संगलन, मतलब द्रव गैस में बदल रहा है। द्रव क्या हो रहा है, गैस में बदल रहा है। द्रव कहाँ गया भाई साहब, यहाँ पे द्रव गैस में बदल रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है। संघलन, संघलन में क्या, द्रव जो है गैस में परिवर्तित, यहाँ तो वही चीज तो हो रहा है, सेम चीज हो रहा है। वाष्पीकरण, यहाँ द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, संगलन द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है, द्रव गैस में परिवर्तित, संगलन यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, फिर जमना, जमना क्या हो जाएगा, जब द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी क्या हो जाएगा, जब क्या होगा, द्रव जब ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे जमनांक या फिर जमना बोलेंगे। फिर बोल रहा है ऊर्ध्वपातन, यहाँ ठोस द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैस बन जा रहा है। तो ठोस डायरेक्ट गैस कब बन रहा है, ये आपके ठोस गैस डायरेक्ट ऐसे बन रहा है। ठोस क्या हो रहा है कि ठोस से जब डायरेक्ट गैस बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि ऊर्ध्वपातन, यहाँ गैस द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधा ठोस, यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस में परिवर्तित हुए बिना सीधा ठोस बन जा रहा है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम निक्षेपण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसी को हम निक्षेपण, क्या बोलेंगे, निक्षेपण भी बोल सकते हैं। मतलब कि द्रव नहीं बनेगा, गैस से सीधा ठोस बन जाएगा, निक्षेपण कहलाएगा। ठीक है ना। अब क्या बचा, यहाँ बचा सी, मतलब कि क्या रहा, गैस से द्रव बनना, मतलब क्या हो जाएगा, संगलन।
गैस से क्या हो जाएगा, द्रव बनना, क्या हो जाएगा, संगलन। ये थोड़ा सा गलती हुआ यहाँ पर। गलती क्या हुआ है, यहाँ पे गलती है कि द्रव से गैस नहीं बनता है, बल्कि यहाँ पर ये जस्ट विपरीत, गैस से द्रव बनेगा। क्या बनेगा, गैस से द्रव बनेगा, तब क्या हो जाएगा, आपका संगलन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो या आपको लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा, तो आपको करना कुछ नहीं रहता है, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं रहता है, बस आपको एक लाइक करना होता है। और अगर वीडियो में अगर आप नए आ रहे हैं, अगर नए नए लोग जुड़ रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इतनी अच्छी कंटेंट लगभग कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा यूट्यूब पर, आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और अपने दोस्तों को से भर भर के करिए, जितना आपसे हो सके उतना करिए। आप स्कूल में जाइए, अपने दोस्तों से मोबाइल में बताइए, उनके कॉपी में लिखवाइए कि भाई साहब ये चैनल का नाम है, इसे जाकर के शेयर करिए। उम्मीद करते हैं कि कल तक में आप लोग 10 से 15 सब्सक्राइबर जरूर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोगों से जय हिंद, जय भारत।